बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट क्लास में हमारी डिस्कशन हो रही थी चैप्टर नंबर 4 बिग डेटा के ऊपर। तो आप लोगों को एक सवाल दिया था अटेम्प्ट करने के लिए, किया आप लोगों ने? जी नहीं किया? एमसीक्यूज किए? वो भी नहीं किए? क्या बात। मैंने कहा था पहले दिन एक जगह अपनी डायरी के पीछे उसमें लिख लिया है सारी बातें कि सर ने सवाल दिया था वो अटेम्प्ट नहीं किया, सर ने एमसीक्यूज दिए थे वो अटेम्प्ट नहीं किए। काइंडली वो नोट कर लें जिन्होंने नहीं किया ऐसा। ठीक है, रिकॉर्डिंग में भी आ गई ये वाली बात। फिर मैं रिजल्ट वाले दिन याद दिलाऊंगा कि वो पर्चा पलटो और देखो। सही है। हमारी डिस्कशन शुरू कहाँ से हुई थी? बिग डेटा से। तो बिग डेटा क्या था? बिग डेटा क्या था? सर बिग डेटा की खास बात थी पांच उसके वीज। उन पांच वीज की फुल फॉर्म: वॉल्यूम, वेलोसिटी, वेराइटी, वेरासिटी और वैल्यू। सबसे पहली चीज हमने बिग डेटा के अंदर ये पढ़ी थी। तो इसमें वॉल्यूम से मुराद क्या है? वॉल्यूम से मुराद कि डेटा बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद है, डेटा बहुत ज्यादा क्वांटिटी के अंदर मौजूद है। वेलोसिटी से मुराद बहुत जल्दी जल्दी चेंज होने वाला है, मतलब 1 सेकेंड 2 सेकेंड 1 मिनट पुराना डेटा भी मेरे लिए इररेलेवेंट हो सकता है। वैरायटी, मेरे पास डेटा मुख्तलिफ फॉर्मेट में मौजूद है, स्ट्रक्चर्ड भी होगा, अनस्ट्रक्चर्ड भी होगा और सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है। वेरासिटी, मतलब मेरे डेटा की ट्रस्टवर्दीनेस, उसकी क्वालिटी का सही होना बहुत ज्यादा जरूरी है। सर डेटा में वॉल्यूम है, वेलोसिटी है, वेराइटी है, तो क्या वो डेटा मेरे लिए सही है? जरूरी नहीं। तो डेटा का वेरासिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। पांचवी चीज वैल्यू, कि उस डेटा से कोई ना कोई वैल्यू ड्राइव हो रही हो। ऐसा ना हो कि वो डेटा मेरे पास है और बिल्कुल फजूल पड़ा हुआ है, मैं उसको यूज नहीं कर सकता। यूट्यूब की हमने एग्जाम्पल ली थी। यूट्यूब आपका डेटा कलेक्ट करता है, बिग डेटा है। क्यों? आप अभी क्या देख रहे हैं और आप क्या देखना चाह रहे हैं, क्या देखना पसंद करते हैं। सो दिस इज नोन एज यूट्यूब के लिए डेटा या नेटफ्लिक्स का डेटा। अब सवाल ये उठता है, वो उससे वैल्यू ड्राइव करता है। क्या वैल्यू ड्राइव करता है? आपको मजीद रिकमेंडेशन देता है ताकि आपको क्या कर सके, इंगेज रख सके। जितना ज्यादा टाइम आप इंगेज रहेंगे तो उसको क्या वैल्यू मिलेगी? उसको क्या वैल्यू मिलेगी? यूट्यूब को, नेटफ्लिक्स को आपको ज्यादा टाइम इंगेज रखना क्यों जरूरी है? ट्रैफिक, जितना ज्यादा ट्रैफिक आएगा उतने ज्यादा लोग एडवर्टाइजमेंट करेंगे, तो उतने ज्यादा कंपनीज अप्रोच करेंगी कि काइंडली हमारा एड भी आप यूट्यूब पर रन करो, हमारा एड भी नेटफ्लिक्स पर रन करो। इससे फायदा क्या होगा? बिजनेस मिलेगा। तो एट द एंड वैल्यू ड्राइव हो रही है। एट द एंड वैल्यू ड्राइव हो रही है। इसके बाद हमने सोर्सेज ऑफ बिग डेटा देखे थे। बिग डेटा कहाँ कहाँ से आ सकता है? बिग डेटा कहाँ कहाँ से आ सकता है? सर बिग डेटा आप सोशल मीडिया से जमा कर सकते हैं। आप आईओटी डिवाइसेस, आईओटी डिवाइसेस क्या होती हैं? मैंने इसको किससे कनेक्ट किया था? मशीन जनरेटेड डेटा के साथ। तो मैंने कहा था पहले मशीन जनरेटेड डेटा और उसका एक नेक्स्ट स्टेप क्या है? आईओटी डिवाइसेस। तो मशीन जनरेटेड डेटा क्या है? सर मैंने एग्जांपल दी थी एसी। ये एसी लगा हुआ है, ये आपको बता रहा है कि इस वक्त रूम का टेम्परेचर कितना है, इसके रिमोट पर आ रहा होगा। तो इसके सेंसर से मुझे ये तो पता चल रहा है मशीन जनरेटेड डेटा। लेकिन अगर मैं बात करूं आजकल जो स्मार्ट एसी, स्मार्ट रेफ्रिजरेटर्स आ रहे हैं, उनका काम क्या होता है? वो बेसिकली ये भी बता रहे होते हैं कि इस टाइम पर कितनी सेविंग हो रही है। वो ये भी बता रहे होते हैं कि आपने पिछले 1 साल के अंदर किस टाइम पर कितना टेम्परेचर, मतलब पूरा एक डेटा मेंटेन कर रहे होते हैं। तो अब जरा गौर कीजिएगा कि मशीन जनरेटेड डेटा मैंने क्या किया? इंटरनेट के थ्रू ट्रेवल करवाया, उसे प्रोसेस किया, उसे यूज किया। आईओटी डिवाइसेस कहा जाता है। ट्रांजैक्शनल डेटा, ट्रांजैक्शनल डेटा क्या था मेरे पास? सर कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है उसका डेटा, मिसाल के तौर पे बैंक से आपने पैसे किसी को ट्रांसफर किए, कुछ खरीदा, कुछ बेचा, एनीथिंग। अब सवाल ये उठा कि इन सोर्सेस से डेटा को जमा कैसे करना है। पहले पूछा मैंने क्या, कौन कौन सी जगहें, सोर्सेस बताओ। अब मैं कह रहा हूँ मेथड्स क्या हैं इन जगहों से डेटा जमा करने के। तो सबसे पहला मेथड आपके पास क्या है? वेब स्क्रैपिंग। वेब स्क्रैपिंग क्या होता है? सर मैं कुछ क्रॉलर्स, उनको क्रॉलर्स कहा जाता है, मैं कुछ क्रॉलर्स छोड़ देता हूँ वेबसाइट्स के ऊपर और जाकर कहता हूँ ये मेरे मतलब का डेटा जमा करके ले आओ। तो इसे क्या कहा जाता है? वेब स्क्रैपिंग। उसके बाद डेटा फ्रॉम सेंसर्स। अभी हमने बात की आईओटी डिवाइसेस की, हमने बात की मशीन जनरेटेड डेटा की। तो सवाल ये उठता है कि वो आपको कैसे बता रहे हैं कि इस वक्त टेम्परेचर कितना है? सेंसर्स के थ्रू बता। लॉग फाइल्स, जितने भी सिस्टम्स होते हैं, डेटाबेसेस होते हैं, ये अपने पास क्या बना रहे होते हैं? लॉग फाइल्स।
मतलब किस टाइम पर कौन सा बंदा आया गया, क्या किया, कैसे किया, एक एक एक्टिविटी को नोट करना क्या कहते हैं, लॉग डेटा को मेंटेन करना। तो मैं लॉग फाइल्स के थ्रू भी डेटा को जमा कर सकता हूँ। सर्वेज एंड यूजर जनरेटेड डेटा, जब आप ये सारे काम कर लेंगे, आपके पास एक और मेथड भी है बिग डेटा जमा करने का, और वो क्या है कि आप लोगों से पूछ लें, सर्वे कर लें कि आपका हमारी प्रोडक्ट के बारे में क्या ख्याल है। ये कौन सी कैटेगरी में आ जाएगा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, कस्टमर का फीडबैक। इसके बाद हमने कुछ एप्लीकेशंस देखी थी बिग डेटा की, और मुख्तलिफ सेक्टर्स पर देखी थी कि किस तरीके से एक हेल्थ केयर, किस तरीके से एक रिटेल कंपनी, किस तरीके से फाइनेंशियल सर्विसेज, और किस तरीके से मैन्युफैक्चरिंग। इसमें कोई बात आप लोगों को समझ ना आई हो तो पूछ सकते हैं। किसी को डाउट, कोई सवाल है, दोबारा पढ़ सकते हैं, मसला नहीं है अगर समझ नहीं आया तो। क्लियर है? चलें एक ओवरव्यू ले लेते हैं। हेल्थ केयर, हेल्थ केयर में बिग डेटा का इस्तेमाल किस तरीके से होता है, हेल्थ केयर में बिग डेटा का इस्तेमाल किस तरीके से होता है। हमने कहा कि एक बीमारी है, फैल रही है, कैसे पता चलेगा, आप सर्वे कर रहे होंगे, आपके पास हॉस्पिटल्स के अंदर बीमारियां रिपोर्ट हो रही होंगी, आप पेशेंट्स का डेटा देख रहे होंगे, आप रिपोर्ट्स को एनालाइज कर रहे होंगे। इसके अलावा सोशल मीडिया के थ्रू आपको पता चल रहा होगा। अगेन इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, क्या वैल्यू ड्राइव होगी सर। अगर कोई बीमारी फैल रही है तो आपका मकसद क्या होगा, उसको कंट्रोल करना। आपका मकसद क्या होगा, उस बीमारी से कम नुकसान हो। तो इसीलिए आप क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जो इक्विपमेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ये सब लोगों को क्या कर देंगे, डिप्लॉय कर देंगे वहां। फिर हमने देखा रिटेल एंड ई कॉमर्स के ऊपर बिग डेटा किस तरीके से इस्तेमाल होता है। सर बिग डेटा यहाँ पर इस तरीके से इस्तेमाल होता है कि वो आपकी परचेज हिस्ट्री देख रहा होगा। वो ये देख रहा होगा कि लोग जब प्राइस 100 रुपए थी तो ज्यादा खरीद रहे थे, लेकिन जैसे ही प्राइस 200 रुपए हो गए तो लोगों ने खरीदना कम कर दिया, लोगों ने खरीदना कम कर दिया। तो रिटेल एंड ई कॉमर्स इस तरीके से आपको वैल्यू ड्राइव करके दे रहा होगा। अब अगेन यहाँ पर डेटा कहाँ कहाँ से आ सकता है, किस किस तरीके से आ सकता है। अगर मैं आपसे पूछूं, दराज की बात करें तो क्या बिग डेटा जमा कर रहा होगा वो आपका, कस्टमर के रिव्यूज और लॉग फाइल्स देख रहा होगा। क्या मतलब लॉग फाइल्स, थोड़ा सा एलेबरेट कर सकता है कोई। कस्टमर किस प्रोडक्ट पे कितनी देर रुका। तो मुझे एक बात बताएं, अगर आप एक प्रोडक्ट 10 मिनट तक खोल के बैठे हुए हैं तो ये क्या इंडिकेट कर रही है चीज, आप लोग इंटरेस्टेड हैं, आप लोगों ने उसको चेकआउट तक लेकर गए लेकिन खरीदा नहीं, क्या इंडिकेट कर रही है ये चीज, मतलब इंटरेस्टेड है लेकिन किसी वजह से खरीद नहीं सके। अब क्या वजह हो सकती है, क्या वजह हो सकती है, या तो आउट ऑफ स्टॉक है, नहीं सर आउट ऑफ स्टॉक तो नहीं हुई प्रोडक्ट, सर प्राइस ज्यादा लग रही है कस्टमर को, तो फिर आप फौरन से देखते होंगे दराज आपको एक नोटिफिकेशन भेजता है, ये प्रोडक्ट जो आप देख रहे थे ये फौरन से 100 रुपए ऑफ में मिल रही है, ले लो, और सिर्फ 2 घंटे के लिए अवेलेबल है। किस तरीके से पॉसिबल हुआ, बिग डेटा की मदद से ये चीज पॉसिबल हुई। उन्होंने आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री, आपकी लॉगिंग डेटा को मॉनिटर किया, और क्या कोई बंदा बैठा हुआ कर रहा है ये सारा काम, डिफरेंट टूल्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर ये काम कर रहे हैं, और वो खुद ही से डिसीजन भी ले रहा है कि ये बंदा इस चीज में इंटरेस्टेड है, मुझे उसको ये प्रोडक्ट दिखा देनी चाहिए, मुझे उसको ये ऑफर दे देनी चाहिए। फाइनेंशियल सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज में किस तरीके से आपको मदद मिल सकती है बिग डेटा की। आपको इस तरीके से मदद मिल सकती है कि आपके पास एक बंदा आया लोन लेने के लिए, अब आपको ये देखना है क्या मैं इसको लोन दूं या ना दूं, कम इंटरेस्ट चार्ज करूं या ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करूं। कैसे डिसाइड करेंगे आप ये बात, आप डिसाइड करेंगे बेस्ड ऑन इट्स पास्ट बिहेवियर, के वो पास्ट में किस तरीके से बिहेव करता रहा है, उसका अकाउंट कितनी दफा जीरो हो गया है, उसका अकाउंट कितनी दफा, अगर ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी एक होती है, नेगेटिव में जा चुका है, कितनी दफा ऐसा हुआ है कि उसकी इनकम आई और फौरन से उसने सारी खर्च कर दी। इससे मुझे उसकी परचेजिंग बिहेवियर का पता चलेगा। तो मुझे क्या अंदाजा करना है, कोई बता सकता है, मुझे क्या देखना है, क्या वो लोन टाइम पर वापस कर पाएगा या नहीं नहीं कर पाएगा। एक कॉन्सेप्ट हमने अकाउंटिंग में पढ़ा होगा, बैड डेट, पढ़ा होगा ना, तो उससे मिलता जुलता एक कॉन्सेप्ट होता है जो आप आगे जाकर पढ़ेंगे। तो जिस तरीके से आपने बैड डेट पढ़ा है रिसीवेबल का होता है ना, इसी तरीके से अगर मैं आपको लोन दूं और आप वापस ना कर सके तो उसका भी एक बैड डेट बनता है, नाम कुछ और होता है, IFRS 9 के मॉडल के अंदर बन रहा होता है। खैर, बताने का मकसद क्या है, तो मुझे ये फायदा होगा ये पता करने में कि क्या इसको दिया हुआ लोन वापस मिलेगा या
नहीं मिलेगा। अगर मुझे पहले से पता चल रहा है कि इससे लोन वापस नहीं मिलेगा तो मैं दूं उसको लोन। अगर दूं तो इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करूंगा। क्यों? क्योंकि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब है, आपका परचेजिंग बिहेवियर ठीक नहीं है, आपके पास पैसे अवेलेबल नहीं होते। ये मैं आपको वैल्यू ड्राइव करके दे रहा हूं, मतलब बिग डेटा से हमने शुरू से लेकर आखिर तक कैसे इस्तेमाल किया, वॉल्यूम से लेकर वैल्यू तक। मैन्युफैक्चरिंग में बात करें अगर, तो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो क्या कर रही है, प्रोडक्ट्स को बना रही है। अब सवाल ये होता है वो किस तरीके से बिग डेटा को यूज करी होगी। सर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में सबसे बड़ा मसला ये होता है कि कंपनी रुक ना जाए, मशीन बंद ना हो जाए। अगर मशीन बंद हो गई तो अल्टीमेटली प्रोडक्शन कम, प्रोडक्शन कम तो प्रोडक्शन कम तो सेल्स कम। जब प्रोडक्ट बनी ही नहीं होगी तो बेचोगे क्या? तो आपके लिए सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि मशीन रुकनी नहीं चाहिए। अब मशीन क्यों क्यों रुक सकती है? मशीन इस वजह से रुक सकती है, मेन रीजन खराब होने की वजह से। तो मैंने बिग डेटा का इस्तेमाल कैसे किया? मैंने आईओटी डिवाइसेस लगा दिए, मैंने डिफरेंट सेंसर्स लगा दिए उस मशीन के ऊपर, ताकि मैं ये देख सकूं कि ये मशीन कब खराब हो सकती है, इस मशीन में कब रिपेयरिंग की जरूरत है। तो मुझे पहले से पता चल रहा है मशीन खराब होने वाली है, मैं क्या करूं? या तो मैं उसको पहले से रिपेयर करा लूं छुट्टी वाले दिन, या मैं उसकी सब्स्टिट्यूट मशीन पहले से मंगा के रख लूं, ताकि मेरी प्रोडक्शन रुकनी नहीं चाहिए। इसके बाद अगली चीज हमने देखी थी चैलेंजेस। बिग डेटा में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे होते हैं? सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास क्या था? कि आप बिग डेटा की बात करें तो लफ्ज डेटा जहां आ गया वहां सबसे बड़ा मसला क्या होता है? क्वालिटी का। कि आपका डेटा क्या होना चाहिए? सही होना चाहिए। आपका डेटा वेरासिटी वाले फीचर याद है ना? तो आपका डेटा इस क्वालिटी का होना चाहिए कि आप उस पर भरोसा कर सको। अज्यूम डेटा है, बहुत सारा है, सब कुछ है, लेकिन सर मसला ये है कि वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसकी क्वालिटी खराब है, वो आज से 10 साल पुराना डेटा है। या मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लूं, आज 2026 चल रहा है, मैं अपनी सेल्स की प्रोजेक्शन करना चाह रहा हूँ 2027 पर, मैं डेटा यूज कर रहा हूँ 2020 का। क्या मसला है? क्यों नहीं है? पुराना है। और कोई मसला? हो चुका है, टाइम बहुत ज्यादा, लेकिन हमने एक चीज पढ़ी थी कि ज्यादा पुराना डेटा भी ले सकते हैं अच्छी से अच्छी एक्यूरेसी लाने के लिए। कोई और मसला? 2020 में कोरोना वायरस चल रहा था, तो आप मुझे एक बात बताएं, उस टाइम पर आप लोगों के परचेसिंग बिहेवियर वैसे ही थे जैसे पहले थे? नहीं सर। क्या उस टाइम पर बिजनेस की प्राइसिंग भी वैसे ही थी जैसे पहले थी? बिल्कुल नहीं सर। तो इस वजह से मैं उस टाइम का डेटा नहीं ले सकता। क्यों? सर मेरे लिए वो डेटा रेलेवेंट नहीं है, मेरे लिए वो डेटा रेलेवेंट नहीं है। इस वजह से कि पुराना बहुत है? नहीं, इस वजह से नहीं। लेकिन अगर पुराने की बात करें, मैं डेटा लेता हूँ 1947 का, जब पाकिस्तान आजाद हुआ था। क्या मेरे लिए वो डेटा सही है? क्यों नहीं है? डेटा खराब है? सर डेटा इतना पुराना है कि शायद उस टाइम के लोगों का परचेजिंग बिहेवियर और आज के लोगों का परचेजिंग बिहेवियर सेम ही ना हो। तो क्या उस टाइम पर लोग जो चीजें पसंद करते थे आज भी वो चीजें पसंद करते हैं? नहीं करते। स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग मेरे पास दूसरा बड़ा चैलेंज है। किस वजह से ये वाला चैलेंज? वॉल्यूम की वजह से। सर बिग डेटा की एक खास बात हमने पढ़ी और वो क्या है? वॉल्यूम। तो डेटा का जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, स्टोरेज मेरे लिए उतना ज्यादा मसला बन रही होगी। फिर इसके बाद डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी। जब इतना सारा डेटा और आपका इंडिविजुअल का एक एक बात मेरे पास मौजूद है, तो मेरे लिए प्राइवेसी और सिक्योरिटी कंसर्न्स कितने ज्यादा हो रहे होंगे। फिर उसके बाद डेटा इंटीग्रेशन। डेटा इंटीग्रेशन क्या मतलब? सर इतनी ज्यादा मिकदार में डेटा मौजूद है, तो क्या सारा डेटा एक बंदे के काम का है? कंपनी में मुख्तलिफ लोग होते हैं। कुछ लोग होते हैं जो सेल्स कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो मार्केटिंग कर रहे होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो परचेजिंग कर रहे होते हैं। मुझे एक बात बताएं, क्या एक ही डेटा सबके लिए रेलेवेंट है? नहीं। उसमें से कुछ डेटा मार्केटिंग के लिए, कुछ डेटा सेल्स के लिए। तो यहाँ पर सबसे बड़ा मसला एक और आता है, वो है डेटा की इंटीग्रेशन का मतलब मैं आपस में डेटा को इंटीग्रेट किस तरीके से कर सकता हूँ। कि एक डेटा सेल्स वाले ने लिया, उसी से वैल्यू ड्राइव कर ली किसने? पेरोल वाले ने, परचेज वाले ने, मार्केटिंग वाले ने। किस तरीके से मैं उस डेटा को इंटीग्रेट आपस में कर सकता हूं। यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। कोई सवाल है किसी का तो पूछ सकते हैं, क्विक रिवीजन। सबको समझ में आ गया? ओके। अब
एक बात आती है और वो है इमर्जिंग ट्रेंड्स। इमर्जिंग ट्रेंड्स वाले वन लास्ट क्लास में डिस्कस नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। इमर्जिंग ट्रेंड्स पे बात करते हैं। तो अब हुआ ये कि जब बिग डेटा आया तो मैंने एक बात आपसे कही कि अब बिग डेटा में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारे मसले हैं, तो ये नॉर्मल डेटा की तरह ट्रीट नहीं हो सकता। इसके लिए मुझे कुछ मजीद चीजें चाहिए थी। तो जैसे ही बिग डेटा आया आपके पास कुछ मजीद ट्रेंड्स भी आते चले गए। एक ट्रेंड का नाम है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। इससे तो हम सब बखूबी वाकिफ हैं। इसका काम क्या होता है? This is the biggest trend of all, AI and ML. AI stands for artificial intelligence, ML stands for machine learning. Like giving your data a brain instead of just telling you what happened, these technologies can learn from the data. जरा समझिएगा, यहाँ पर सिर्फ ये नहीं होता कि डेटा क्या हुआ है, क्योंकि डेटा तो पास्ट का है, डेटा फ्यूचर का है, डेटा पास्ट का है। पास्ट के डेटा को देखते हुए किस तरीके से हम देखें, डिसीजंस लें कि आगे क्या हो सकता है और अपने आप को उस तरीके से तैयार कर रहे हो। इसीलिए आपने गौर किया होगा प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स के अंदर हम लोग मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि आगे के लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं हम लोग। It turns big data from a history book into a fortune teller and an automatic helper. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है अगर मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं? एक 5 साल का, 4 साल का बच्चा, एक 4-5 साल का बच्चा जिसके पास दुनिया जमाने की नॉलेज है, लेकिन मुझे एक बात बताएं, उस बच्चे को आपको बात समझानी पड़ेगी। सबसे बड़ा मसला एआई का ये कि आपने उसे अपनी बात समझानी है, अपना सवाल उसे देना है, जिसे हम लोग कहते हैं एआई की जुबान में प्रॉम्प्ट। क्या कहते हैं? प्रॉम्प्ट। आपने उस एआई को अपना सवाल समझाना है, अपनी क्यूरी समझानी है, और फिर वो उसे रिजॉल्व करके दे देगा। बात समझ में आई सबको? AI powered chatbots की उसने एग्जांपल दी। Have you ever chatted with a customer support bot on a website? That bot is using AI and ML. It has been trained on thousands of past customer service conversations. It analyzes your questions in real time and provides personalized answers or solutions without a human ever needing to get involved. तो क्या होता है यहाँ पर? आप AI पावर्ड चैटबॉट्स पर जाएं, आप तो आई कैप ने भी लॉन्च कर दिया, आप जाकर उससे अपनी क्यूरी रिजॉल्व कर सकते हैं। पहले क्या करना पड़ता था? आपको इंतजार करना पड़ता था कि एक बंदा सामने बैठा है, वो मेरे मैसेज का जवाब देगा, मेरा सवाल सुनेगा और रिजॉल्व करके देगा। जब शुरू में ये AI चैटबॉट्स आए तो इतने ज्यादा इफेक्टिव नहीं थे, लेकिन आज इतने इफेक्टिव क्यों हो गए? क्यों हो गए? एडवांस हो गए। और कुछ? और कुछ? कैसे? कुछ और खास बात? जितना ज्यादा यूज हो रहे हैं, जितनी ज्यादा आप उनसे बातें कर रहे हो, आप उनको डेटा प्रोवाइड कर रहे हो, आप उन्हें सही कर रहे हो। आगे जाकर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि वो सीख रहा होता है और आप उसे गलत साबित कर रहे होते हो। जब शुरू में चैट जीपीटी आया था, लोग कितना मजाक उड़ाते थे, ये हमें रिप्लेस करेगा, ये करेगा, इस सवाल का गलत जवाब देता है। आपको क्या लग रहा है कि वो आपके ताने सुन के खामोश होकर रो रहा था क्या? वो आपकी सीख रहा था बातों को। अगर उसने बताया 1+1 2 होता है, आपने कहा यार क्या फजूल की बात कर रहा है, 1+1 2 थोड़ी होता है, 1+1 तो 3 होता है। वो खामोशी से बैठकर सुनने लगा। फिर उसने इस चीज को वेरीफाई किया और उसने देखा कि नहीं नहीं यार, 1+1 2 ही होता है। तो अब वो आपके लिए रीजन निकाल के जाएगा, देखो 1+1 2 कैसे होता है। हो क्या रहा है? जितना ज्यादा आप उससे बातें कर रहे हैं, आप उससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, उतना ज्यादा एआई क्या होता जा रहा है? ट्रेंड होता चला जा रहा है। डेटा की वजह से वो ट्रेंड होता चला जा रहा है। एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग क्या होता है? आप लोगों ने टेस्ला का नाम सुना है? कौन से, क्या है टेस्ला? क्या है? तेज बताओ भाई, सबने यस तो बोल दिया। गाड़ी है? और कुछ? कोता गाड़ी? जी? ओके। और? क्या? एक ही बंदे ने बोला सिर्फ, निकोला टेस्ला, बाकी सब टेस्ला गाड़ी के नाम से जानते हैं उसे। भाई टेस्ला एक साइंटिस्ट का नाम भी है जिसका नाम है निकोला टेस्ला। अच्छा, तो खैर मैं बात कर रहा था इस वक्त टेस्ला गाड़ी की। तो टेस्ला गाड़ी की खास बात क्या है? टेस्ला गाड़ी की खास बात ये है कि आपको ये तो पता है कि वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल है, लेकिन क्या आपको ये पता है कि उसमें डिफरेंट फीचर्स हैं और वो एआई की मदद से ऑन द स्पॉट डिसीजंस ले रही होती है? ये बात पता है हम लोगों को? उसका एक फीचर है कि अगर आप, मुझे उस मोड का नाम नहीं याद, कि अगर कोई स्पीड ब्रेकर आता है, आप उसका मोड ऑन कर दो तो वो उसके सस्पेंशन को अपलिफ्ट कर देगा।
आप उससे गुजर जाओगे, वापस वो उसे डाउन कर देगा। उसका एक फीचर ऐसा है कि अगर आप उसे ऑन कर दो तो वो डिटेक्ट कर लेगा कि इस लोकेशन पर एक स्पीड ब्रेकर मौजूद है। आइंदा आप जब कभी वहां से गुजरोगे आपको गाड़ी को अपलिफ्ट नहीं करना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली डिसीजन लेगा और गाड़ी को अपलिफ्ट कर देगा। बात समझ में आई? एक और फीचर, मुख्तलिफ फीचर्स हैं इसके अंदर कि ऑटो ड्राइविंग मोड, आपने गाड़ी को लगा दिया और गाड़ी चल रही है, सामने कोई ऑब्स्टेकल आएगा, कोई रुकावट आएगी, कोई गाड़ी आएगी तो क्या करेगा? घुस जाएगा उसके अंदर, घुस जाएगा। टेस्ला की गाड़ी घुस जाएगी, वो रुक जाएगी। अच्छा, अगर आप गाड़ी मैनुअल मोड पे चला रहे हैं, गौर कीजिएगा, मैनुअल मोड पे चला रहे हैं और सामने कोई गाड़ी आ गई तो आपके ख्याल में क्या वो मार देगा गाड़ी? मैनुअल मोड की बात कर रहा हूं। क्यों? मैनुअल मोड पे तो आप चला रहे हो ना। वो पहले क्या डिटेक्ट करेगा कि देखो गाड़ी बहुत करीब है और आप अभी तक रुके नहीं, तो वो ये डिटेक्ट करेगा कहीं ड्राइवर सो तो नहीं गया या कहीं मर मरा तो नहीं गया। सही है, वो ये चेक करेगा। कैसे चेक करता है? उसकी फीचर बड़ी निराली है। वो आपकी सीट हिलाता है, वो आपकी सीट हिलाता है कि क्या आप जिंदा हो या नहीं। आप नहीं उठ रहे, आप गाड़ी को ब्रेक नहीं कर लगा रहे, फिर वो ऑटो मोड पे शिफ्ट होगा, गाड़ी को स्लो डाउन करेगा, साइड में लगाएगा, इमरजेंसी नंबर पर डायल कर देगा। अगर आप लोग अब, हमने ये चीजें वीडियोस में देखी हैं, लेकिन क्या आपने सोचा ये कैसे मुमकिन हुआ? कि कैसे मुमकिन हुआ? उसने जो ऑन द स्पॉट डिसीजन लिया, ये किस तरीके से लिया? उसके अंदर एक फीचर यूज होती है, एज कंप्यूटिंग। जितना भी डेटा उसने ऑन द स्पॉट जमा किया और उसे प्रोसेस किया, गौर कीजिएगा यहाँ पर, क्या आपके ख्याल में ये डेटा कहीं गया किसी सिस्टम के अंदर, वहां से प्रोसेस होकर वापस आया इंटरनेट के थ्रू? तो सर गाड़ी अगर टेस्ला की जंगलों में चल रही है तो क्या उसमें ये मोड काम नहीं करेगा? काम ही नहीं करेगा। अगर ये वाला चक्कर होने लगे कि डेटा एक जगह से जा रहा है टेस्ला के सर्वर पे, वहां पे प्रोसेस हो रहा है, प्रोसेस होकर वापस आ रहा है और फिर डिसीजन लिया जा रहा है, तो मुझे एक बात बताएं, जब इंटरनेट नहीं चल रहा, जब इंटरनेट नहीं चल रहा होगा तो क्या टेस्ला की गाड़ी डिसीजन ले पाएगी? नहीं ले पाएगी। तो उस सूरत में क्या करेंगे? हम तो फंस जाएंगे। इसीलिए टेस्ला की गाड़ी में एक फीचर होती है, उसे कहते हैं एज कंप्यूटिंग। एज कंप्यूटिंग का मतलब ये होता है कि टेस्ला की गाड़ी के अंदर हमने एक ऐसा मॉड्यूल लगाया हुआ है जो वहीं के वहीं डेटा जमा करेगा, उसे प्रोसेस करेगा और ऑन द स्पॉट डिसीजन लेगा। तो एज कंप्यूटिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि क्योंकि डेटा की एक खास फीचर है वेलोसिटी, मैं कहाँ काम कर रहा हूँ? वेलोसिटी के ऊपर काम कर रहा हूँ कि डेटा एक एक सेकंड में चेंज हो रहा है। गाड़ी का एक्सीडेंट अभी होने वाला है, क्या मेरे लिए 1 घंटा पुराना डेटा रेलेवेंट है? अभी का डेटा मेरे लिए रेलेवेंट है। तो इसको प्रोसेस भी कब करना है, डिसीजन भी कब लेना है? क्या मेरे पास इतना टाइम है कि डेटा को बाहर भेजूं और उससे डिसीजन मंगवाऊं? इतना टाइम नहीं है। तो एज कंप्यूटिंग का मतलब कि वहीं के वहीं उसने प्रोसेस किया और डिसीजन लिया। Remember the velocity v from the 5 v's. Data is generated incredibly fast. Traditionally, we had sent all that data to a central cloud computer to be processed, but that takes time. Usually क्या होगा, हमने क्लाउड का कॉन्सेप्ट पढ़ा कि वो डेटा कहाँ जाएगा? टेस्ला के सर्वर पे। अगर बात करूं ट्रेडिशनल तरीके से काम हो रहा होता, वहां पर जाता, वहां पर एक सिस्टम लगा होता, वो एनालाइज करता कि हाँ भाई गाड़ी के सामने एक गाड़ी आ रही है, शायद ड्राइवर सो गया हो, मर गया हो, मुझे डिसीजन लेना है। फिर वहां से डिसीजन आता और टेस्ला की गाड़ी डिसीजन लेती। इतने में क्या होता? काम हो चुका होता। बट दैट टेक्स टाइम। एज कंप्यूटिंग मींस प्रोसेसिंग द डेटा राइट वेयर इट्स क्रिएटेड, इसीलिए इसका नाम रिलेट करें एट द एज ऑफ द नेटवर्क, मतलब जहां पर डेटा की जरूरत है, डेटा जमा हो रहा है, उसी जगह पर आप उस डेटा को जमा कर रहे हो और प्रोसेस करके डिसीजन ले रहे हो। बहुत अहम टेक्नोलॉजी है, इसको हम आगे हर जगह पर पढ़ रहे होंगे। Like on the devices itself or a nearby computer. Why it matters? It's all about speed. For some things, waiting even a second for data to travel to the cloud and back is too slow. मतलब वैसे तो हम देख रहे हैं कि डेटा बहुत जल्दी जल्दी ट्रैवल कर रहा होता है, लेकिन कहीं पर ये भी बहुत स्लो हो जाता है। डेटा के जाने और आने का मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरी चीज, डेटा जाएगा और आएगा कैसे? थ्रू इंटरनेट, नेटवर्क के थ्रू जाएगा। अगर नेटवर्क अवेलेबल नहीं है किसी ऐसी जगह पर, फिर क्या करें? मसला हो जाएगा मेरे लिए। स्मॉल फैक्ट्रीज, अब इसने यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया है। इमेजिन अ फैक्ट्री विद रोबोट्स, सेंसर्स ऑन रोबोट आर्म जनरेटेड डेटा कॉन्स्टेंटली। इफ द आर्म स्टार्ट्स टू ओवरहीट एंड वाइब्रेट डेंजरसली, वी कांट वेट फॉर दैट डेटा टू गो टू द क्लाउड, बी एनालाइज्ड एंड कम बैक। होगा क्या कि अगर एक फैक्ट्री के अंदर रोबोट्स काम कर रहे हैं और उनमें कोई खराबी आ गई,
जितनी देर में डेटा सर्वर तक जाएगा, क्लाउड तक जाएगा, प्रोसेस होकर आएगा, इतने में तो शायद पूरी फैक्ट्री तबाह हो जाए, क्योंकि रोबोट आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। इसीलिए हमने क्या किया, एज कंप्यूटिंग लगा दिया। डेटा वहीं के वहीं जमा हुआ और उसने वहीं के वहीं डिसीजन ले लिया। With edge computing, a small computer right there in the factory analyzes the data instantly and shuts down the machine in real time, preventing a disaster. अब उस टेस्ला गाड़ी ने डिसीजन ऐसा नहीं लिया कि बंदा मर गया है इसको मैं डायरेक्ट कब्रिस्तान में उतार के आ जाऊं। उसने डिसीजन ऐसा लिया कि मैं करंट, हाँ भाई, पता चला टेस्ला की गाड़ी इतनी इफेक्टिव हो गई, हाँ यार वो बंदा फारिग हो गया था, मैंने कहा छोड़ो रास्ते में कब्रिस्तान, इसको कब्रिस्तान में उतारते जाते। ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया उसने। उसने सेफ्टी को मेंटेन किया। उसने कहा कि यार कहीं बंदा फारिग ना हो गया, मैं गाड़ी साइड पे रोकता हूँ, चेक करवाता हूँ। कैसे चेक करवाया उसने, इमरजेंसी नंबर पर डायल कर दिया कि भाई आकर उठा लो इसे। तो बात समझ आ रही है। पता चला आप लोग बोले सर मजीद इफेक्टिव करते हैं कि बंदे को वहीं फारिग कर दो। नशे में होगा तो सिस्टम बताता हूँ, उससे पहले हिलाएगा, उसकी सीट हिलाएगा। तो अगर नशे में भी होगा तो थोड़ा बहुत तो होश में आएगा, स्लो डाउन करेगा। लेकिन अगर वो फिर भी नहीं आ रहा तो मतलब नशे में भी, वो पूरा नशे में, मतलब बेहतरीन नशे में। फिर वो क्या करेगा, फिर वो यही करेगा, गाड़ी साइड पे लगाकर फोन करेगा कि आकर उठा लो इसे। बात समझ आई। एज कंप्यूटिंग, एज कंप्यूटिंग अहम चीज है। ये जो अभी हम चीजें पढ़ रहे हैं ना, इसमें खास तौर पे एआई और एज कंप्यूटिंग, ये आगे आपको जगह जगह पर सुनने को मिलेगी, तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ के रखिएगा। अब कहाँ बैठाऊं मुझे ये बता दो, और जगह कौन सी बची है। नहीं, मैंने उसे वहां बैठाया था, आप गलत जगह बैठ गए आके। डेटा डेमोक्रेटाइजेशन, डेटा डेमोक्रेटाइजेशन। अब इसका मतलब क्या है। अच्छा, आप लोगों ने तो खैर नहीं देखी होगी वो चीज, कि पहले के दौर में, पहले से मेरा मुराद क्या है, आज से 15-20 साल पहले, जब बहुत ज्यादा एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं थे, लेकिन उस टाइम पर भी सॉफ्टवेयर आ गए थे। उस टाइम पर अगर मुझे मिसाल के तौर पे किसी सिस्टम से सेल्स का डेटा निकालना है, तो मुझे क्या करना पड़ता था, मुझे आईटी वाले के पास जाना पड़ता था, और मैं उससे कहता था यार मुझे जनवरी से लेकर दिसंबर तक का सेल्स का डेटा निकाल कर दे दो। आप लोगों की बात करते हैं, ऑडिट करने जाएंगे इंशाल्लाह आगे जाकर, तो अगर मैं आज से 20-25 साल पहले ऑडिट करने जाता, तो मैं जाकर क्या बोलता कि मुझे अपने सिस्टम से 15 साल पुराना, या 15 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कि मुझे आज का डेटा निकाल कर दो। कब का, जनवरी से दिसंबर का, 1 साल का। तो आईटी वाला एक क्यूरी जनरेट करता सिस्टम को, और वो उसे एक रिपोर्ट निकाल कर देता। फिर मैं उस पर काम करता, फिर मुझे याद आता अरे यार सॉरी गलती हो गई, मुझे प्रोडक्ट ए का नहीं प्रोडक्ट बी का चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अब दोबारा आईटी वाले के पास जाऊंगा, बोलूंगा यार मुझे क्या करो, जनवरी से लेकर दिसंबर तक प्रोडक्ट बी का डेटा दे दो। ये जो आईटी वाले के पास बार बार जाना पड़ रहा है, क्या इस चीज को रिजॉल्व कर सकता हूं मैं किसी तरीके से। आज ये मसला रिजॉल्व हो चुका है। आज अगर मैं ऑडिट करने जाता हूं, अगर मैं आज ऑडिट करने जाता हूं, अगर मैं आज ऑडिट करने जाता हूं, तो मैं किसी आईटी वाले के पास जाकर ये नहीं कहता कि मुझे इस महीने की रिपोर्ट निकाल कर दो, मुझे उस साल की रिपोर्ट निकाल कर दो। मैं उसे सिर्फ इतना कहता हूं कि मुझे अपने सिस्टम का एक्सेस दे दो, क्योंकि वो सिस्टम इतना ज्यादा आसान बन चुका है कि मेरे लिए उस पर काम करना इजी है, मुश्किल नहीं है। कुछ ऑप्शंस का एक्सेस चाहिए मुझे, मैं एक जगह ऑडिट करने गया, शील्ड कॉर्पोरेशन का, ये जो होता है ना बच्चों के फीडर्स वगैरह बनाते हैं और टूथपेस्ट वगैरह, तो इनका सारा डेटा होता है, इनका सिस्टम है, एससीएम नाम है जिसका, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। तो मैंने आईटी वाले से ही नहीं कहा कि मुझे काइंडली अपनी इन्वेंट्री की रिपोर्ट्स निकाल कर दो, क्योंकि एक बंदे के पास एक प्रोडक्ट की कोई 10-10 12-12 रिपोर्ट्स हैं। तो मैं क्या करता, हर बंदे से हर डिपार्टमेंट की रिपोर्ट्स लेता, नहीं। मैंने कहा मुझे अपने सिस्टम का एक्सेस दो, मैं अपनी मर्जी की प्रोडक्ट चूज करूंगा, अपनी मर्जी का टाइम पीरियड सेलेक्ट करूंगा और अपनी मर्जी की रिपोर्ट निकाल लूंगा। उसने कहा ठीक है। उसने मेरा एक एक्सेस बनाया और मैंने अपने लैपटॉप पर ये सारे काम खुद ही से कर लिए। तो 20 साल में और 8 साल में फर्क क्या आया, आईटी वाले से इंटरेक्शन कम हो गई। तो इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है डेटा डेमोक्रेटाइजेशन। दिस इज अ फैंसी टर्म फॉर सिंपल आइडिया मेकिंग डेटा एक्सेसिबल टू एवरीवन। इस चीज को बराए मेहरबानी मिक्स मत कीजिएगा कि सारा डेटा उठाकर सबके हाथ में रख दिया। एक्सेसिबल टू एवरीवन का मतलब ये बनता है शायद, आप आगे चलकर आपको मैं एक चीज बताऊंगा कि जिस बंदे को जिस डेटा की जरूरत है उसे वही डेटा मिलना चाहिए। आपके पास अलहमद के टीचिंग पोर्टल का एक्सेस नहीं हो सकता, सही है। मेरे पास हो सकता है स्टूडेंट का भी होगा क्या।
नहीं, टीचिंग पोर्टल की बात कर रहा हूँ, जो टीचिंग साइट है जहाँ से लेक्चर्स अपलोड होते हैं। तो सवाल ये उठता है कि क्या मेरे पास उसका एक्सेस होना चाहिए, आप लोगों के पास होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। अब आप लोग बोलेंगे सर अभी तो आपने बताया था एक्सेसिबल टू एवरीवन, कि सबको सारा डेटा दे दो, इसका मतलब हरगिज ये नहीं है। एक्सेसिबल टू एवरीवन का मतलब ये है कि अगर आपको सेल्स डेटा देखने की इजाजत है, इजाजत होने का मतलब ये तो नहीं ना कि आप देख भी सको। आपने सिस्टम खोला और आपने बोला यार ये क्या अजीब सी कोडिंग आ गई, ये तो समझ ही नहीं आ रहा मुझे। इसके लिए आईटी वाले की जरूरत पड़ी, उसने आपका प्रोग्राम रन किया, कोड डाला, फिर प्रोडक्ट निकल के आपके सामने आई। ये सबसे बड़ा मसला है। इस मसले को हमने यहाँ पर हल कर दिया। नॉट जस्ट टेक एक्सपर्ट्स, in the past, if a marketing manager wanted a sales report, they had to ask the IT department, who would write a complex query and send it back days later. Data democratization gives business users simple self-service tools to get their own answers. इसका एक और नाम भी आप देख रहे होंगे, सेल्फ सर्विस टूल्स। तो बात का मतलब क्या है यहाँ पर? पहले जिस काम के लिए मुझे आईटी वाले के पास जाना पड़ता था कि मुझे रिपोर्ट्स निकाल कर दो, मुझे डेटा चाहिए, अब मुझे उसके पास जाना पड़ता है एक दफा। क्यों? मुझे सिस्टम का एक्सेस दे दो। वो कहेगा ठीक है आपको किस किस चीज का एक्सेस चाहिए, सेल्स का, परचेज का और इन्वेंट्री का। बस पेरोल का चाहिए? नहीं नहीं, पेरोल का नहीं चाहिए। ठीक है, मैं आपको इन तीन रिपोर्ट्स का एक्सेस दूंगा, आप अपने हिसाब से निकाल लें। 1 महीने की निकालनी है, 100 महीने की निकालनी है, एक प्रोडक्ट की निकालनी है, 10 प्रोडक्ट्स की निकालनी है, इट्स अप टू यू। It makes the entire organization faster and more data driven. Decisions don't get stuck waiting for the IT team. बहुत दफा ऐसा हुआ कि मैं ऑफिस में बैठा हूँ, आईटी वाला नहीं है। अब अगर मेरी रिपोर्ट उस पर पेंडिंग होती तो मुझे एक बात बताइए कि मैं तो फिर ऑडिट करने गया हूँ, अगर मैं बात करूँ उस कंपनी के सीएफओ की, उसको डिसीजन लेना है, आईटी वाला नहीं आया, अब सब इंतजार करें आईटी वाला आएगा तो हम डिसीजन लेंगे कि क्या मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करनी है नहीं करनी। मुझे बताएं क्या ये चीज रेलेवेंट है? नहीं। Self-service dashboards. A business user at a company like Unilever can open a simple tool like Tableau or Microsoft Power BI and drag and drop to create a charts showing this month's sales compared to last month. They don't need to write a single line of code. खैर इसने जो एग्जांपल्स दिए टेबल्यू, माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई, ये भी बहुत पुराने हैं, लेकिन आज के दौर में तो सैप यूज होता है फॉर अकाउंटिंग वगैरह। रियल टाइम एनालिटिक्स। रियल टाइम एनालिटिक्स, अब ये कॉन्सेप्ट क्या है सर? रियल टाइम एनालिटिक्स चैप्टर 3 से आप रिलेट कर सकते हैं कि ऑन द स्पॉट डेटा आ रहा है और एनालाइज करके मैं देख रहा हूँ कि अभी कितनी सेल्स हो गई, इस वक्त कितनी प्रोडक्शन हो रही है। थोड़ी देर पहले हमने बात की थी आईओटी डिवाइसेस की, तो मशीन कितनी प्रोडक्शन कर रही है ये भी तो सिस्टम पे नजर आ रहा होगा ना। किसके थ्रू नजर आ रहा होगा? सेंसर्स के थ्रू। आईओटी डिवाइसेस के थ्रू ये डेटा क्या कर रहा होगा? ट्रैवल कर रहा होगा, और मुझे पता चल रहा होगा, और मुझे पता चल रहा होगा कि कितनी प्रोडक्शन हो रही है। दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू वेलोसिटी। अब इसको मैंने रिलेट किया वेलोसिटी के साथ। इसमें और चैप्टर 3 वाली एनालिसिस में फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना सा है कि वहां पर मैं जमा किए हुए डेटा के ऊपर क्या कर रहा था? काम कर रहा था। यहां पर मैं किसी जमा किए हुए डेटा पर काम नहीं कर रहा, बल्कि रियल टाइम में जो डेटा आ रहा है वो यहीं पर चार्ट में ऐड होता जा रहा है। मतलब अभी प्रोडक्शन 100 यूनिट्स थी, जैसे एक प्रोडक्ट और बनी इसने 101 कर दिया, 200 कर दिया, ऐसे बढ़ाता जा रहा है। This is closely related to velocity. It means analyzing data as soon as it is generated, often within milliseconds. It is the difference between getting a report on what happened yesterday and knowing what has happened right now. तो चैप्टर 3 वाली एनालिसिस में और आज वाली में क्या फर्क है? टाइम का। उसमें मैं काम कर रहा था पास्ट डेटा के ऊपर, इसमें मैं काम कर रहा हूँ आज के डेटा के ऊपर। It allows for immediate action. You can't wait for a daily report to stop a fraudulent transaction. You need to stop it as it happens. अगर मैं बात करूं कि एक मशीन के अंदर खराबी आ रही है, अभी हमने देखा आईओटी डिवाइसेस के थ्रू, तो आईओटी डिवाइसेस से तो डेटा आएगा, लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि खराबी आ रही है? एक चार्ट होगा जो ये बता रहा होगा कि इसका टेम्परेचर होना चाहिए 100, लेकिन 200 हो गया। क्या हो गया? 200 हो गया। तो इसका नुकसान क्या होगा? मशीन खराब हो जाएगी। वहां से आईओटी डिवाइसेस की मदद से डेटा तो ले लिया, लेकिन आपको पता कैसे चला? रियल टाइम एनालिटिक्स के थ्रू। आईओटी डिवाइसेस लगाई हुई हैं लेकिन रियल टाइम में एनालिसिस नहीं कर रहे। क्या कुछ कर सकते हो? मशीन बंद कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। इसके बाद एथिकल डेटा यूज।
एथिकल डेटा यूज मतलब उस डेटा का इस्तेमाल किसी एथिकल काम में करना, गैर इखलाकी कामों में उस डेटा का इस्तेमाल मत करना। किसी को व्हाट्सएप पर मैसेज ये मत भेजना कि मैं सब हूँ, भरा है मेहरबानी, 100 रुपए का इजी लोड करा दें। ये मतलब है इस बात। पता चला बिग डेटा, सर ने आज बिग डेटा पढ़ा है, हमने सबका डेटा जमा किया, वैल्यू ड्राइव करनी है, मैं सब हूँ, मेरे मोबाइल में 100 रुपए का लोड करा दूं। ऐसी हरकतों से गुरेज करना। As data becomes more powerful, the questions about right and wrong become more important. This trend is about addressing concerns like privacy, biasness, transparency. वही चीज है जो आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी कि आपने डेटा का इस्तेमाल एथिकल तरीके से करना है, अनएथिकल यूज नहीं करना। Why it matters? अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आपके ऊपर रेगुलेशंस लगेंगी, पेनल्टीज लगेंगी और फिर आपको शायद कंपनी बंद करनी पड़ जाए। If people don't trust you with their data, they won't give it to you. Governments are also passing laws with huge fines for unethical data use. एक मसला तो ये है कि आपके ऊपर रेगुलेटर, गवर्नमेंट पेनल्टीज लगा रहा होगा। दूसरा बड़ा मसला ये है कि लोग आपको डेटा देंगे, डेटा देंगे ही नहीं। अगर आज आपको पता चल जाए कि YouTube मेरे डेटा का अनएथिकल यूज कर रहा है, तो क्या आप उसे डेटा देंगे? क्या आप उसे डेटा देंगे? क्या वैसे ही वैसे ही चला जाएगा। A bank that uses an AI to approve loans must be able to prove that its model isn't biased against people from a certain neighborhood or of a certain age. Many organizations are now creating ethical guidelines to ensure their data scientists build fair and transparent systems. इसमें कोई ऐसी बात जो समझ में आई हो? क्लियर है? अब बात करते हैं बिग डेटा के अंदर कुछ टेक्नोलॉजीज की। तो बिग डेटा में मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज की आपको जरूरत पड़ी। अच्छा, अब यहाँ पर ये जो नाम आ रहा है आपके सामने, हैडूप, एपैक, स्पार्क, क्या आपको इनके बारे में कितना पता होना चाहिए? जी कुछ कह रहे हैं? क्या आपको इनके बारे में कितना पता होना चाहिए? आपको इनके बारे में क्या इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि हैडूप बना कैसे, किसने बनाया, कैसे चलता है, ये सारी बातें पता होनी चाहिए? आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल क्या होता है, बस काफी है। आपसे क्या पूछा जाएगा कि ये सिनेरियो बताओ क्या यूज करूं, आप बोलोगे हैडूप यूज कर लो, इस तरीके से बात खत्म। टू हैंडल द चैलेंजेस ऑफ द 5 B's। अब इसको लाया क्यों गया? क्योंकि मसला था यहाँ पर उन बीस का, वो चैलेंजेस जो मेरे पास आ रहे थे। वी नीड स्पेशलाइज्ड टूल्स, नॉर्मल सॉफ्टवेयर जस्ट वोंट वर्क, हियर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। आपके पास एक अदर सॉफ्टवेयर है Hadoop। अब इसका काम क्या होता है? अभी हमने देखा कि डेटा बहुत ज्यादा मिकदार में मौजूद है और इसको प्रोसेस करना है। अज्यूम करें फेसबुक का डेटा, यूट्यूब का डेटा, नेटफ्लिक्स का डेटा। क्या ये डेटा प्रोसेस करना एक आम कंप्यूटर की बात है, एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर की बात है? मैंने आपको बताया था, अगर मैं उस एक कंपनी की बात करूं जिसके पास एक फाइल है 10 MB की, 15 MB की, वो मैंने उठाकर एक्सेल में डाल दी थी, तो एक्सेल काम करना छोड़ दिया था, नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया था। तो मुझे एक बात बताइए आप जरा, अगर एक इतनी छोटी फाइल का ही मसला है, तो फेसबुक का डेटा, यूट्यूब का डेटा, ये किस तरीके से प्रोसेस होगा इन सॉफ्टवेयर्स में? इसके लिए मुझे कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर्स की जरूरत पड़ती है। तो हैडूप का कॉन्सेप्ट क्या है? हैडूप का कॉन्सेप्ट ये कि आपने एक अच्छा कंप्यूटर लगाया, नहीं छोड़े, मैं 50 थोड़े से फजूल से कंप्यूटर लगाता हूँ, मतलब एक एवरेज कंप्यूटर, तो होगा क्या, वो जो एक बहुत बड़ी चीज थी ना, वो मुख्तलिफ टुकड़ों में टूट कर प्रोसेस हुई होगी मेरे पास। इस तरीके से Hadoop काम कर रहा होता है। Think of Hadoop as the grandfather of big data tools. It's an open source framework that allows us to store and process massive data sets across hundreds, even thousands of ordinary computers working together. इसका कॉन्सेप्ट इस तरीके से कि एक वक्त में एक बहुत बड़ा कंप्यूटर काम नहीं कर रहा, बल्कि अज्यूम करें कि मुख्तलिफ छोटे छोटे कंप्यूटर्स एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली प्रोसेसिंग क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। Instead of buying one super expensive supercomputer, Hadoop lets you use a bunch of cheap, normal computers to do the job. It splits the data up and sends pieces to each computer to work on simultaneously. Companies like Facebook and Yahoo were early pioneers of Hadoop. They use it to manage and analyze the petabytes of data generated by billions of users. अब इतना ज्यादा डेटा मेरे पास मौजूद है, तो Hadoop क्या करेगा, वो सारे डेटा को एक साथ प्रोसेस नहीं करेगा, बल्कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स में उन सारे डेटा को क्या कर देगा, बांट देगा। तो आप बेसिकली सर्विस ले लेंगे, आपको ये सिस्टम अपने पास लगाने की जरूरत नहीं है। आप क्या करेंगे, सर्विस ले लेंगे और डेटा वहां पर प्रोसेस कर रहे होंगे।
एपेक स्पार्क ये भी इसी तरीके से काम करता है, कमोबेश, कुछ ज्यादा फर्क नहीं है। बस इसमें खास बात यह है कि और मजीद तेजी से काम करता है, कुछ फीचर्स एडिशनल आ जाएंगे। तो अल्टीमेटली हडूप और एपेक स्पार्क दोनों बिग डेटा के लिए एक टेक्नोलॉजी है और यूज होते हैं लार्ज वॉल्यूम डेटा, लार्ज वेलोसिटी डेटा को मैनेज करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए। Spark is like a faster, younger cousin of Hadoop. It's also an open source framework for processing big data, but it's designed to be much, much faster, especially for certain types of tasks. It can process data in memory, which is lightning fast compared to reading from a hard drive. हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा बचपन में, एक होती है रैम और एक होता है रोम। रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस में और रीड ओनली में फर्क क्या होता था, याद है? हमारे सर ने हमें पढ़ाया होगा कि रैंडम एक्सेस में काम क्या होता है? जल्दी होता है, फास्ट होता है। लेकिन रीड ओनली के अंदर काम होने में थोड़ा टाइम लगता है। क्यों? डेटा कहीं पड़ा हुआ है, जाएगा आएगा। रैंडम एक्सेस में वहीं के वहीं वो प्रोसेस करता जा रहा है, चलाता जा रहा है। तो एपेक स्पार्क में आप इस तरीके से अज्यूम कर सकते हैं कि ये भी डेटा को क्या कर रहा है? रैम के अंदर प्रोसेस कर रहा है। तो फायदा क्या हुआ? डेटा मजीद फास्टली प्रोसेस हो रहा है। It's great for real-time analytics and running complex machine learning algorithms. तो इसका फायदा क्या है कि आप रियल टाइम एनालिटिक्स बहुत अच्छे से कर सकते हैं और मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, अगर आपने कोई कॉम्प्लेक्स एल्गोरिथम्स को रन करना है, आप उसका भी यूज कर सकते हैं। A company like Uber or Careem uses Spark to process a massive stream of location data from all its drivers and riders in real time to match them up efficiently and calculate dynamic pricing. तो अल्टीमेटली इसका काम क्या होगा? इसका फायदा इस तरीके से हो सकता है कि उबर और करीम की अगर हम बात करें, उनको ये देखना है कि किस बंदे को किस राइड की जरूरत है। अब ये इतना सारा डेटा है, एट अ टाइम सोचें कितने सारे कस्टमर्स हैं, कितने सारे राइडर्स हैं, इन सबको कनेक्ट किस तरीके से करवाना है। तो मुझे बताइए, मुझे किन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है? इन सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ सकती है। नो एसक्यूएल डेटाबेस। हमने डेटा की तीन किस्में पढ़ी थी, कौन कौन सी? स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड और सेमी स्ट्रक्चर्ड पे तो बहुत सारी बातें कर ली थी। अब सवाल ये उठता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा पे काम करना है तो किस तरीके से कर रहे होंगे? आपके पास मुख्तलिफ वेराइटी में डेटा आता है, तो मुख्तलिफ वेराइटी के डेटा को मैनेज करने के लिए, उसको प्रोसेस करने के लिए मुख्तलिफ टूल्स की जरूरत पड़ी होगी। तो नो एसक्यूएल डेटाबेस इज वन ऑफ देम। Remember the variety. Traditional database called SQL or relational are great for structured data. मतलब SQL की फुल फॉर्म क्या बताई थी? मैंने बताई थी स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। स्ट्रक्चर्ड क्यूरी, तो ये बेसिकली यूज कर रहा होता है स्ट्रक्चर्ड डेटा को, उसी को प्रोसेस कर रहा होता है। बट दे स्ट्रगल विथ अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा like social media post, JSON files, or sensor data. No SQL database, which only stands for not only SQL, are designed specifically to handle these messy varied data. तो जब मेरे पास स्ट्रक्चर डेटा होगा, मैं क्या यूज कर सकता हूँ? SQL डेटाबेस। क्यों? स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज। लेकिन अगर मेरे पास बहुत ज्यादा वेराइटी में डेटा मौजूद है, तो SQL के साथ साथ मुझे और क्या यूज करना पड़ेगा? तो SQL stands for not only SQL. अब यहाँ पर उसने रियल वर्ल्ड एग्जांपल दिए आपको कुछ नो एसक्यूएल डेटाबेसेस की। नाम बड़े अजीब अजीब हैं, देखें, मोंगो डीबी और कैसांड्रा। कितने अजीब अजीब नाम है, ऐसे ही होते हैं सॉफ्टवेयर के नाम। कैसांड्रा, a popular NoSQL database often used to store website content, product catalogs and user profiles. तो MongoDB का यूज कहाँ पर आ रहा होता है? बेसिकली आप वेबसाइट का कंटेंट सेव कर रहे होते हैं, प्रोडक्ट के कैटलॉग्स सेव कर रहे होते हैं, यूजर की प्रोफाइल्स वगैरह। तो वेबसाइट्स पर ये जो डेटा मेंटेन हो रहा होता है, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोले, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, तो ये किन के थ्रू हो रहा होता है? इन सॉफ्टवेयर के थ्रू हो रहा होता है। Cassandra, a NoSQL database designed to handle huge amounts of data across many servers with no single point of failure. It's used by companies like Netflix to keep track of your viewing history and recommendations. कभी आपने सुना कि Netflix बंद हो गया, YouTube बंद हो गया? ऐसा कुछ सुना? क्यों? क्या मतलब, सिस्टम उनका क्रैश नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? यहाँ पर जो एक बात लिखी है ना, देयर इज नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर। अगर मैं सारा डेटा, सारी प्रोसेसिंग एक जगह पे कर दूंगा, तो मुझे एक बात बताओ,
कि उस एक जगह पे अगर प्रॉब्लम आई तो आपको रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि वहीं से रुकावट आ गई। लेकिन अगर मैं उस काम को चार मुख्तलिफ रास्तों से अलाउ कर दूंगा, एक रास्ता बंद होगा तो दूसरे से होगा तो तीसरे से, ये फायदा होता है कि एक सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर नहीं होता। अगली चीज है मेरे पास क्लाउड प्लेटफॉर्म्स। क्लाउड प्लेटफॉर्म्स क्या होते हैं मेरे पास? मैंने एक बात समझी कि इतना सारा डेटा है, मैं क्या करूं, या तो अपने पास एक पूरा डेटा सेंटर बनाऊं करोड़ों रुपए खर्च करके और उसके अंदर अपना डेटा रखूं। पता ये चला कि मैंने तो अभी कंपनी शुरू की है, अब हम सीए के स्टूडेंट्स हैं, हम सिर्फ आईटी वाले नहीं हैं, सही है, तो हम सीए और आईटी साथ में पढ़ रहे हैं। तो मुझे एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आप बताएं कि मैंने एक बिजनेस शुरू किया है, मेरे पास 2 करोड़ रुपए, क्या मैं उसमें से 1 करोड़ रुपए डेटा सेंटर बनाने में लगा दूं? नहीं सर। अब आईटी वाला बोले हाँ हाँ सर बहुत जरूरी चीज है, सोचो ये प्रोसेसिंग वो प्रोसेसिंग, आप बोलोगे क्या फजूल बातें कर रहे हो। मैं जाऊंगा किसके पास? माइक्रोसॉफ्ट के पास, और वही सेम स्टोरेज ले लूंगा, वही सेम टूल्स ले लूंगा, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट 365 की मेंबरशिप। वो मुझे 5,000 10,000 रुपए महीने पे साल पे जो भी उसका प्लान है मिल जाएगी, और वो करोड़ों रुपए बच जाएंगे। मैं कहाँ लगा सकता हूँ वो करोड़ों रुपए? किसी एक अच्छे यूजफुल काम में लगा सकता हूँ जिससे मुझे बिजनेस ग्रो करने को मिले। वो 1 करोड़ रुपए मुझे कोई फायदा देंगे लॉन्ग टर्म में? अगर मैं डेटा सेंटर बना लूं अगर मैं डेटा सेंटर बना लूं तो मुझे फायदा शायद उतना ना हो। Instead of buying and maintaining your own physical servers and data centers, you can rent computing power and storage from a cloud provider. This solves the storage and processing challenge. Key idea: scalability. If you suddenly need 10 times more computing power for a big project, you can get it instantly from the cloud. Assume करें आपने कहा यार 1 करोड़ बहुत ज्यादा है, एक काम करो 10 लाख वाला सिस्टम लगाते हैं और अभी का काम चलाते हैं। मैंने कहा ठीक है, मैंने 10 लाख वाला सिस्टम लगाया, 2 महीने 4 महीने काम किया, मुझे जरूरत पड़ी बड़े सिस्टम की, क्या मैं उसे अपग्रेड कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। एक सिस्टम जब आपने लगा लिया उसको अपग्रेड करना मुश्किल है, या तो 1 करोड़ वाला लगाओ तो आप उसको अपग्रेड करते चले जाओगे। एक छोटा सिस्टम लगाया है उतना ही काम करेगा, अब दूसरा लगाना है तो क्या करोगे? उसको निकाल के बेचोगे, फिर 10 लाख 20 लाख खर्च करोगे। तो अल्टीमेटली क्या नुकसान है कि आप अपने आप को स्केल नहीं कर सकते। वही बात करूं माइक्रोसॉफ्ट की, तो आज 10,000 वाला प्लान लिया है, ज्यादा काम की जरूरत है, माइक्रोसॉफ्ट से महंगा प्लान ले लो। बात समझ- क्या एक ही दफा कर सकते? नहीं, सब्सक्रिप्शन एक दफा कर ली, आपने कहा मुझे प्लान अपग्रेड करना, माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा ठीक है, अगले महीने से दूसरा प्लान ले लेना। इसके क्या एग्जांपल्स हैं? बिगेस्ट क्लाउड प्रोवाइडर्स कौन कौन से? हमने तो सिर्फ गूगल ड्राइव ही सुना है, लेकिन सिर्फ गूगल ड्राइव नहीं है। Amazon वेब सर्विसेज AWS आपके पास एक क्लाउड सर्विस प्रोवाइडर है, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट एजर, ये आपके पास कुछ मशहूर जमाना क्लाउड प्लेटफॉर्म्स मौजूद होते हैं। इसमें कोई ऐसी बात जो हमें समझ ना आई हो? कोई बात समझ नहीं आई? कोई बात समझ नहीं आई? जी, सब क्लियर है? एपेक और हेडोप का डिफरेंस, एपेक और हेडोप का मैंने आपको बताया कि कोई ऐसा डिफरेंस नहीं है। इसके एग्जाम्पल इस तरीके से है, मुझे एक बात बताओ, गूगल ड्राइव और माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव में क्या फर्क है? गूगल ड्राइव है, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव है, क्या फर्क होगा दोनों में? हम्म? तकरीबन सेम ही है। कुछ एडिशनल फीचर माइक्रोसॉफ्ट में मिल जाएंगी, गूगल ड्राइव में नहीं मिलेगी। वहां पर स्टोरेज शायद 15 GB हो, वहां पर आपको 5 GB कम मिलती है और ज्यादा मिलती है, तो इस तरीके से आपके पास वेरिएशन आ रही होती है। कुछ एडिशनल फैसिलिटीज मिल जाएंगी एपिक स्पार्क में, शायद जैसे मैंने बताया कि वहां पर आपके पास क्यूरीज बहुत ज्यादा फास्टली प्रोसेस हो रही होती है, रियल टाइम में हो रही होती है। शायद हेडूप के अंदर वो काम थोड़ा सा स्लो हो रहा हो, तो इसीलिए वहां पर एक लफ्ज मैंने यूज किया, कजन ऑफ हेडूप। तो कोई बहुत बड़ा फर्क ही नहीं है उसके। क्लियर? और अगेन, आप लोगों को इन दोनों के ऊपर बहुत ज्यादा नहीं सोचना, आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, क्यों। अक्सर ऐसा होता है कि हम एक ऐसी चीज में डिग डाउन करने लगते हैं जिसका कुछ सवाल ही नहीं आना होता। आपको ही पता होना चाहिए कि इसका इस्तेमाल कैसे होगा। सबको क्लियर है? अब इससे आगे वाली चीज आप लोगों के लिए बोला है मैंने, मेरे अल्फाज पे गौर करें। तो
हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया लेकिन हमें एक दिन में पूरा चैप्टर रिवाइज करना है, तो हम क्या करेंगे, ये एक वन पेजर पढ़ लेंगे, इसमें सारी चीजें एक एक लाइन के अंदर आपको मिल जाएंगी। मैंने बोला हम करेंगे ही नहीं, ये हम करेंगे ही नहीं, ये आप लोग करेंगे। आप लोग, आप लोग क्या, कौन बोल रहा है? तेज बोले ना भाई। हाँ, एआई से आवाज आ रही है। ये जो हमने ऊपर टॉपिक्स पढ़े इन सबका एक वन पेजर है, वन पेज रिवीजन है, आप लोगों को इन सब इसको पढ़ लेना एक बार ताकि पता रहे, हमें सारी चीजें रिकॉल हो जाए। फिर इसके एमसीक्यूज जो आप लोग नहीं करेंगे। ईद के बाद रमजान में शैतान बंद होता है। रमजान में शैतान बंद होता है भाई, अब देख लो। एक सवाल आप लोगों को दिया था अटेम्प्ट करने के लिए और आप लोगों ने नहीं किया, बहुत अफसोस की बात है। देखो भाई, बात समझो। जिन एक बंदे ने मुझे सवाल करके पहली दफा भेजा, ये वाला नहीं, दूसरा जो पहला सवाल था, सही है, बहुत सारों ने भेजा था। ठीक, मैं एक बंदे की बात कर रहा हूँ, उसने मुझे भेजा, उसके सवाल में कुछ एरर्स थे, मैंने उसे एरर्स बताया, उसने रेक्टिफाई करके दोबारा भेजा, अच्छा लिखो। फिर उसके बाद जब ये वाला सवाल भेजा, उसने ये पहली दफा लिखा और बहुत अच्छा लिखा। भाई लिखोगे तो सही होगा, नहीं लिखोगे तो नहीं सही होगा, याद रखना। बैठे रहोगे, इंतजार ही करते रहोगे कि किस तरीके से लिखना आएगा। लिखोगे, गलतियां करोगे, मैं करेक्ट करूंगा, यहाँ पर ये बात भी ऐड ऑन हो सकती थी, तो सही होगा। चलो बताओ, क्या करना था इस सवाल के अंदर।